नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के दिल मध्य प्रदेश की आप कह सकते हैं जमीनी हकीकत में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ काफी विस्तृत भौगोलिक नोट्स हैं। इनसे हम राज्य के 3 बहुत अहम और एक दूसरे से काफी अलग हिस्सों को देखेंगे। जी। मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि नोट्स की मदद से हम उन खास बातों को समझें जो इन तीनों क्षेत्रों को उनकी अपनी पहचान देती हैं। सही। उनकी बनावट कैसी है, संसाधन क्या हैं और मध्य प्रदेश के नक्शे पर इनका महत्व क्या है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना। हाँ। ये समझना है कि भूगोल कैसे जीवन पर असर डालता है। बिल्कुल। तो शुरू करें। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भौगोलिक हिस्से से, मालवा का पठार। ये राज्य का लगभग करीब 28-29% हिस्सा है। मतलब 1/4 से भी ज्यादा। काफी बड़ा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में है ये, और इसके आसपास पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे अरावली और विंध्याचल। हाँ, और इसकी जो खासियत है ना, वो इसकी बुनियाद में है। अच्छा। ये पठार जो है, ये दक्कन ट्रैप की विशाल चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रैप? हाँ, वो ज्वालामुखी वाला। बिल्कुल। लाखों साल पहले जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए, उनसे जो लावा निकला, उसके जमने से ये चट्टानें बनी, और इसी बेसाल्ट के टूटने फूटने से, जिसे हम अपक्षय कहते हैं, हाँ। उसी से यहाँ की मशहूर गहरी काली मिट्टी बनी है। अच्छा। वही काली मिट्टी जो कपास और सोयाबीन के लिए इतनी जानी जाती है। जी हाँ। तो यहाँ की जमीन की आप कह सकते हैं किस्मत तो भूगर्भ ने ही तय कर दी। हाँ, काफी हद तक। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है और इसने मालवा को खेती का एक बड़ा गढ़ बना दिया है। और एक दिलचस्प बात और है, इन बेसाल्ट चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो कुछ खास तरह की शक्लें भी बनती हैं। जैसे गोलाश्म अपक्षय, चट्टानें मौसम की मार सहते सहते गोल होने लगती हैं, जैसे नदी के पत्थर घिस जाते हैं ना। हाँ। वैसे। और कहीं कहीं षटकोणीय स्तंभ जैसी संरचनाएं भी दिख सकती हैं। ये लावा के ठंडा होने के खास तरीके से बनती हैं। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। अब अगर यहाँ के मौसम की बात करें, मैंने सुना है किसी पुराने चीनी यात्री ने इसकी बड़ी तारीफ की थी। हाँ, ये एक मशहूर किस्सा है। फाहियान ने। फाहियान, हाँ। वो सदियों पहले भारत आए थे। उन्होंने मालवा की जलवायु को दुनिया की बेहतरीन जलवायु में से एक कहा था। दुनिया की बेहतरीन? हाँ। यहाँ की जलवायु आमतौर पर समशीतोष्ण मानी जाती है, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा सर्दी। अच्छा। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि पूरे पठार पर मौसम एक जैसा नहीं रहता। जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बारिश कम होती है, पूरब की तरफ थोड़ी ज्यादा। दुनिया की बेहतरीन जलवायु, फाहियान ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या पता, उस जमाने में यहाँ की आबोहवा और भी अच्छी रही हो, या शायद उनके अपने देश की तुलना में। हाँ, हो सकता है तुलनात्मक रूप से बेहतर लगी हो। और नदियाँ, इस पठार की जीवन रेखाएं कौन सी हैं? यहाँ से कई अहम नदियां गुजरती हैं। चंबल है, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बेतवा। अच्छा। इन नदियों ने न सिर्फ पानी दिया है, बल्कि हजारों सालों में पठार को काट छांट कर इसकी आज की जो शक्ल है, वो भी इन्हीं की वजह से है। तो ये पठार एकदम सपाट नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लहरदार मैदान जैसा है। लहरदार? अच्छा। हाँ, नदियों ने कहीं कहीं गहरी घाटियां बना दी हैं, और भूविज्ञान की भाषा में कहें तो यहाँ पेडिमेंट, पेडीप्लेन, इंसेलबर्ग जैसी आकृतियां भी मिलती हैं। ये क्या होती हैं? ये खास तौर पर शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में कटाव से बनती हैं। आसान भाषा में समझे तो जैसे पठार के किनारे पर धीरे धीरे ढलान वाले मैदान, या बीच बीच में उभरी हुई अकेली पहाड़ियां। समझ गई। और यहाँ चोटियां भी हैं कुछ? हाँ, कुछ चोटियां भी हैं। इनमें सिगार चोटी सबसे ऊंची मानी जाती है, करीब 881 मीटर। सिगार चोटी? फिर जाना पाव है 854 मीटर, धजारी भी है 810 मीटर। अच्छा, अब आते हैं अर्थव्यवस्था पे। काली मिट्टी का मतलब तो यही हुआ कि खेती सबसे अहम होगी। निश्चित रूप से। गेहूं, सोयाबीन और कपास, ये यहाँ के अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। और इसी उपजाऊ जमीन और ठीक ठाक जलवायु ने यहाँ घनी आबादी को भी आकर्षित किया है। ये मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। हाँ। और साथ ही इंदौर जैसा बड़ा औद्योगिक शहर, जो पहले सूती वस्त्रों का गढ़ था और अब तो ऑटोमोबाइल हब भी बन गया है। हाँ, इंदौर तो है ही। और उज्जैन, देवास जैसे शहर भी, वो सब इसी पठार पर हैं। और खनिज, क्या जमीन के नीचे भी कुछ खास है मालवा में? खनिजों के मामले में हाँ,
मालवा थोड़ा पीछे है कह सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से इमारती पत्थर ही ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी है, सड़क और रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो मालवा एक कृषि प्रधान, घनी आबादी वाला, औद्योगिक रूप से सक्रिय और अपनी खास जलवायु के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये तो हुई मालवा की बात। अब इसके उत्तर पूर्व का इलाका रीवा पन्ना, आपने कहा ये बिल्कुल अलग कहानी कहता है। हाँ बिल्कुल। इसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ कहते हैं क्योंकि यहाँ विंध्य पर्वत श्रृंखला का जो किनारा है या कगार कहें, वो बहुत साफ दिखता है। अच्छा। ये मालवा से छोटा है, राज्य का करीब 10-11% हिस्सा ही है। इसमें रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर ये जिले आते हैं और इसकी बनावट मालवा से एकदम अलग है। कैसे अलग है? मतलब चट्टानें और मिट्टी भी अलग होंगी फिर तो? बिल्कुल, यहाँ वो दक्कन ट्रैप वाला बेसॉल्ट नहीं है। अच्छा। यहाँ मुख्य रूप से विंध्यन शेल समूह की चट्टानें हैं, बलुआ पत्थर, शेल, चूना पत्थर ये सब, और कुछ हिस्सों में कुडप्पा समूह की चट्टानें भी मिलती हैं। ये चट्टानें मालवा की बेसाल्ट चट्टानों से काफी पुरानी हैं। तो मिट्टी भी अलग होगी। हाँ, इसी वजह से यहाँ की मिट्टी भी अलग है। मिश्रित लाल पीली मिट्टी मिलती है या कहीं कहीं बलुई दोमट मिट्टी। ये मालवा की काली मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं मानी जाती। तो जाहिर है खेती पर असर पड़ता होगा। और जलवायु कैसी है मालवा की तुलना में? यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। महाद्वीपीय मतलब गर्मियों में मालवा से ज्यादा गर्मी और सर्दियों में ज्यादा ठंड। तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ओह, काफी ज्यादा। हाँ, बारिश भी ठीक ठाक होती है, करीब 112 सेंटीमीटर सालाना। यहाँ बहने वाली मुख्य नदियां हैं केन, सोनार, टोन्स, बीहड़ और महाना। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं पर निर्भरता ज्यादा है। लेकिन अगर मिट्टी कम उपजाऊ है तो इस क्षेत्र की खासियत क्या है फिर? क्या यहाँ जमीन के नीचे कुछ है? बिल्कुल, यहीं पर रीवा पन्ना अपनी अलग पहचान बनाता है। ये क्षेत्र खनिज संपदा के लिए मशहूर है। खनिज? अच्छा। और सबसे बड़ा आकर्षण है हीरा। हीरा? पन्ना वाला। हाँ। पन्ना जिला तो भारत में हीरे के लिए जाना ही जाता है। यहाँ मझगवां में हीरे की खादानें हैं। वाह। इसके अलावा सतना और रीवा में चूना पत्थर के विशाल भंडार हैं। सिलिका रेत भी मिलती है। चूना पत्थर मतलब सीमेंट उद्योग? एकदम सही। सतना और मैहर जैसे शहर बड़े सीमेंट उत्पादक केंद्र बन गए हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा माल चूना पत्थर यहीं आसानी से मिल जाता है। हाँ, ये तो है। एक और महत्वपूर्ण चीज है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता? बीड़ी वाला? हाँ, वही जो जंगलों से मिलता है और बीड़ी उद्योग का आधार है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में खनिजों और वनोपज का बड़ा योगदान है। खेती भी होती है, गेहूं, चावल, ज्वार उगाया जाता है, लेकिन ये मालवा जैसा कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं है। समझ गई। तो जहां मालवा की पहचान खेती से है, वहीं रीवा पन्ना की पहचान खनिजों से है, खासकर हीरे और चूना पत्थर से। और यहाँ की जमीनी बनावट में कोई खास बात, पहाड़ियाँ या झरने वगैरह? हाँ, यहाँ विंध्यन कगार की 2 मुख्य श्रेणियां दिखती हैं, कैमूर और भांडेर। दमोह के पास कुछ गुंबदीय संरचनाएं, मतलब डोम स्ट्रक्चर्स, वो भी देखने को मिलती हैं। डोम स्ट्रक्चर्स? अच्छा। और हाँ, झरने। ये इलाका मध्य प्रदेश के कुछ सबसे शानदार और ऊंचे झरनों का घर है। अरे वाह, कौन कौन से? बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है, माहना नदी पर केवटी जलप्रपात और सेलर या उड्डा नदी पर बहुती जलप्रपात। ये करीब 198 मीटर ऊंचा है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। 198 मीटर? ये तो बहुत ऊंचा हुआ। हाँ, टोन्स नदी पर पूर्वा झरना भी यही है। अद्भुत। ये झरने तो जरूर देखने लायक होंगे। तो रीवा पन्ना पठार खनिज, सीमेंट, बीड़ी उद्योग और शानदार झरने। चलिए, अब अपने तीसरे और आखिरी क्षेत्र पर चलते हैं, नर्मदा सोन घाटी। हाँ, नर्मदा सोन घाटी। ये तो नाम से ही नदियों से जुड़ी लगती है। बिल्कुल, और ये मध्य प्रदेश का एक और बेहद महत्वपूर्ण और अनोखा भौगोलिक क्षेत्र है। अनोखा कैसे? ये असल में एक भ्रंश घाटी है, अंग्रेजी में रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली? हाँ, मतलब ये जमीन के एक हिस्से के नीचे धंसने से बनी एक लंबी संकरी घाटी है। अच्छा, धंसने से बनी है। जी। ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है और पश्चिम से पूर्व तक फैली है। ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला इलाका भी है। सबसे निचला?
मतलब समुद्र तल से ऊंचाई कम है। हाँ, औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर ही है, जो आसपास के पठारों से काफी कम है। ये भ्रंश घाटी मतलब ये जमीन के खिंचाव या दरार पड़ने से बनी है, जैसे जमीन का एक लंबा हिस्सा नीचे खिसक गया हो। आपने बिल्कुल सही समझा। भूगर्भीय हलचलों की वजह से ये हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे ये घाटी बनी। ये मालवा के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। लगभग 26% हिस्सा, यानी करीब 86,000 वर्ग किलोमीटर। काफी बड़ा क्षेत्र है ये भी। हाँ, ये पश्चिम में नर्मदा नदी के बहाव के साथ शुरू होती है और पूर्व में सोन नदी की घाटी तक चली जाती है। और यहाँ की चट्टानें कैसी हैं? क्या पूरे इलाके में एक जैसी हैं या अलग-अलग? नहीं, यहाँ विविधता है। घाटी का जो पश्चिमी हिस्सा है, जहाँ नर्मदा बहती है, वहाँ फिर से दक्कन ट्रैप की बेसाल चट्टानें मिलती हैं, जैसी मालवा में थीं। अच्छा, पश्चिम में फिर बेसाल्ट? हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं, सोन घाटी की तरफ, चट्टानें बदलने लगती हैं। वहाँ हमें धारवाड़, विंध्यन, कोडप्पा और खासकर गोंडवाना क्रम की ज्यादा पुरानी चट्टानें मिलती हैं। गोंडवाना चट्टानें, इनका नाम तो कोयले के साथ सुना है। बिल्कुल सही। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में कोयले का मुख्य स्रोत हैं और सोन घाटी क्षेत्र में कोयले के अच्छे भंडार मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ कोयला भी है? हाँ, इसीलिए ये हिस्सा ऊर्जा संसाधनों के लिहाज से अहम हो जाता है। तो इस घाटी की जलवायु और मिट्टी कैसी है? क्या यहाँ भी मालवा जैसी काली मिट्टी है? जलवायु तो मानसूनी है। गर्मियां काफी गर्म होती हैं, लेकिन सर्दियां सामान्य रहती हैं। बारिश का पैटर्न थोड़ा अलग है, पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। अच्छा, कैसे? पश्चिमी नर्मदा घाटी में ज्यादा बारिश होती है, करीब 125 सेंटीमीटर, और पूर्वी सोन घाटी में कम, करीब 75 सेंटीमीटर। और मिट्टी? मिट्टी की बात करें तो नर्मदा वाले हिस्से में गहरी काली मिट्टी है, जो बहुत उपजाऊ है। लेकिन सोन घाटी की तरफ जाएंगे तो लाल पीली मिट्टी मिलती है। तो इसका मतलब कृषि में भी फर्क होगा दोनों हिस्सों में? हाँ, बिल्कुल। नर्मदा घाटी अपनी काली मिट्टी के कारण गेहूं, गन्ना और कपास के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, गन्ना और कपास भी? हाँ, जबकि सोन घाटी चावल की खेती के लिए ज्यादा जानी जाती है। पर कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा घाटी क्षेत्र अपनी उपजाऊ जमीन के कारण मध्य प्रदेश का, आप कह सकते हैं, अन्न भंडार जैसा है। अन्न भंडार? हाँ, नर्मदा और सोन के अलावा तवा, शक्कर, दूधी, हिरन जैसी कई सहायक नदियां भी हैं जो इस उपजाऊपन को और बढ़ाती हैं। और कोयले के अलावा और कौन से संसाधन यहाँ मिलते हैं? आपने भेड़ाघाट का जिक्र किया था शायद। हाँ, किया था। सोन घाटी क्षेत्र में कोयले के अलावा चूना पत्थर, अग्निसह मिट्टी मतलब फायर क्ले, डोलोमाइट, मैंगनीज जैसे खनिज भी मिलते हैं। काफी कुछ है यहाँ भी। और हाँ, जबलपुर के पास भेड़ाघाट में नर्मदा नदी किनारे मिलने वाला संगमरमर, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, भेड़ाघाट का संगमरमर तो सुना है। वो भी इसी घाटी का हिस्सा है। यहाँ के उद्योग भी मुख्य रूप से खेती और इन्हीं खनिजों पर आधारित हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा जैसे शहर इसी घाटी में बसे प्रमुख केंद्र हैं। देखने में ये घाटी कैसी है? आपने कहा ये निचला इलाका है, संकरी है। हाँ, ये एक लंबी संकरी घाटी है। जैसा मैंने कहा, औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ही है। इसकी सबसे मशहूर जगह है एक तो भेड़ाघाट की संगमरमरी चट्टानें, हाँ, और वहीं नर्मदा नदी का उन चट्टानों को चीरकर बहना और धुआंधार नाम का वो शानदार झरना बनाना। धुआंधार, हाँ बिल्कुल। अपनी उपजाऊ जमीन, खनिज और उद्योगों के कारण ये घाटी भी काफी घनी आबादी वाली है और एक जरूरी परिवहन गलियारा भी है। मतलब मेन रेल और सड़क मार्ग यहीं से गुजरते हैं। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल मध्य प्रदेश के इन 3 प्रमुख भौगोलिक चेहरों की। जी, हमने देखा कि कैसे मालवा अपनी काली मिट्टी, खेती और खास जलवायु से पहचाना जाता है, तो रीवा पन्ना अपने खनिजों, खासकर हीरे और ऊंचे झरनों से, बिल्कुल। और नर्मदा सोन घाटी एक उपजाऊ भ्रंश घाटी है जो खेती, कोयले और संगमरमर के लिए जानी जाती है। मतलब हर क्षेत्र की अपनी अलग शख्सियत है। एकदम। और यही विविधता है जो मध्य प्रदेश को इतना अनूठा बनाती है। हर क्षेत्र की अपनी ताकत है, अपनी कुछ सीमाएं हैं। हाँ, मालवा की ताकत खेती है तो खनिज कम है। रीवा पन्ना में खनिज हैं तो शायद मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं। नर्मदा सोन घाटी में उपजाऊ जमीन भी है और खनिज भी, लेकिन वो एक खास भूवैज्ञानिक संरचना में स्थित है। ये विविधता ही राज्य के विकास के लिए मौके भी बनाती है और जाहिर है चुनौतियां भी पेश करती है। और यहीं हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, जब हर क्षेत्र इतना अलग है, उसके संसाधन अलग हैं, उसकी सीमाएं अलग हैं,
तो क्या विकास की योजनाएं भी हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग नहीं होनी चाहिए? क्या एक ही रणनीति सब पर लागू हो सकती है? या हर इलाके की खासियत को ध्यान में रखकर नीतियां बनाना ज्यादा कारगर होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। टिकाऊ और संतुलित विकास के लिए शायद इसी क्षेत्रीय नजरिए की जरूरत है, ताकि हर क्षेत्र अपनी संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल कर सके। हाँ, और कोई भी पीछे न छूटे। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है मध्य प्रदेश के इन अलग-अलग भौगोलिक रंगों को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।